हेलो नमस्कार, कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और आपका स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको लगातार मिल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज। अभी हमने शुरू कर की है कक्षा 12 की कक्षाएं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ पार्ट आप कर चुके हैं। मैं एसपी सुंडा आपको पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री, और हमने पहला पार्ट सॉल्यूशन कर लिया है विलियन वाला। दूसरा पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन कर लिया है, और तीसरा पार्ट आज खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे, याद करने के साथ पूरा कर देंगे, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यही नहीं, पीछे वाले पार्ट भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है, हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आपसे बस इतना सा निवेदन है कि शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बार बार चैनल ढूंढना नहीं पड़े, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे नए वीडियोज के। अगर आपको इस तरह के लिखित नोट्स चाहिए, प्रिंटेड नोट्स चाहिए, जिनको आप पीडीएफ में रखना चाहें, प्रिंट कराना चाहें, तो फिर आपको हमारी जो एप्लीकेशन है बीसीएस एकेडमी गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करनी होगी, वहां आपको ये मिल जाएंगे। तो चलिए इस पार्ट को भी आज खत्म कर देते हैं। बस आपसे यही निवेदन रहेगा प्यारे बच्चों कि पढ़ते समय समझ में आना और उसको याद रखना, लंबे समय तक एग्जाम तक यूटिलाइज कर लेना, न्यूमेरिकल कर देना। बीच में मेहनत मांगी जाती है जो तुम्हें करनी होगी। चाहे आप मेरे से पढ़ लो, या यूट्यूब के कोई से भी सर से पढ़ लो, या अपने स्कूल टीचर से पढ़ लो, सब बेस्ट ही पढ़ाते हैं। कोई नहीं चाहता अपनी इमेज के साथ खेलना, हर कोई मेहनत करके पढ़ाते हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं। बस आपके जिनकी समझ में आती है वहां से समझ लीजिए। पर केवल समझने से देखते वक्त समझ में आ जाएगी, और टेस्ट या एग्जाम में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद से मेहनत करके नोट्स नहीं बनाओगे, रिवीजन बार बार नहीं करोगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, डेरिवेशन की प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे। तो बिल्कुल रफ कॉपी का ढेर लगा दीजिए, मिला मिलाकर सब समझ में आएगा। चलो बढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा आर्यनीय सिद्धांत। आर्यनीय सिद्धांत देखिए जी, आर्यनीय सिद्धांत क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के सभी अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल सक्रिय अणु एक्टिव मॉलिक्यूल ही अभिक्रिया में भाग लेकर प्रोडक्ट बनाते हैं। जितने अभिकारक आपने लिए सारे प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे, केवल वो बदलेंगे जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा से ज्यादा है, जो एक्टिव है, जो टक्कर में भाग ले रहे हैं, प्रभावी टक्कर में भाग ले रहे हैं, वो बदलेंगे जी। सक्रिय अणु सामान्य अणुओं की तुलना में कुछ ज्यादा ऊर्जा रखते हैं। ये जो ज्यादा ऊर्जा है वो सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। अभी अपन ने पढ़ लिया, सामान्य अणु परस्पर टक्करों से सक्रिय ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तापमान बढ़ेगा, सक्रिय अणु की सांद्रता बढ़ेगी, तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। आर्यनियस ने ताप और सक्रिय ऊर्जा को वेग स्थिरांक के साथ संबंधित करके एक समीकरण दी थी, जो इंपॉर्टेंट है सर। समीकरण क्या थी कि K बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी, ये समीकरण है जी। K क्या है यहां पर? वेग स्थिरांक। आर्यनियस स्थिरांक भी बोलते हैं इसको। ये हम जानते हैं क्या? सक्रिय ऊर्जा। आर क्या है जी? गैस नियतांक। और टी क्या है? ताप। इनमें संबंध बताया जी। देखो यहां देख लो कि वेग स्थिरांक के बराबर होता है ए
ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी। थोड़ा ध्यान देना, ये माइनस ई आर टी पावर में, ई की पावर में, चरघातांक के पावर में, ठीक है। तो देखो आर की वैल्यू होती है जी, ये गैस स्थिरांक होता है, ये 8.314 जूल केल्विन प्रति मोल, और टी परम ताप जो केल्विन में होता है। ए को पूर्व चरघातांकी गुणांक अथवा आवर्ती गुणांक अथवा आरएनएस स्थिरांक भी बोलते हैं। ई ए सक्रियण ऊर्जा होती है, जिसका मात्रक जूल प्रति मोल हो गया जी। अब ये कह रहा है सक्रियण ऊर्जा की गणना आलेख द्वारा तो कैसे करें, ग्राफ द्वारा तो कैसे करें, और सूत्र द्वारा कैसे करें, समझते हैं सर। देखो गणना किसकी, आरएनएस, जो अपन ने नियम पढ़ाया अभी भी, उसके बारे में गणनाएं कैसे करें। पहला है ग्राफ से, यानी आलेख द्वारा। अब आलेख बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम एक समीकरण चाहिए जिसकी तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से कर सके। तो आरएनएस वाला वो समीकरण क्या था, k बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी, यही था जी। चलो इसमें थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों तरफ लघु गुणक करने पर इसको लेते हैं ln के, ln मतलब लोग करेंगे इनका ln के ln ए ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी। अब देखो जी ln के, अब ये ये से हो गया ln x इंटू वाई वाला बन गया, ये होगा ln x प्लस ln y। ये कुछ फॉर्मूले हैं लोग के, याद रखने होंगे अपने को, है ना। ln x गुना y आता है ln x प्लस ln y। तो यहां पर देखो ln x, सॉरी ये मान लेते हैं ln x और ये है y, तो डॉट है गुना, तो ln x प्लस y आता है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं ln x यानी a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए बटा आर टी। अब इतना तो हम सबको पता है कि जो घात होती है वो ln के सामने, यानी log के सामने गुणा में आ जाती है। तो ये बन जाएगा ln के बराबर ln a, ये देखो प्लस की जगह प्लस, और सामने क्या आ जाएगा, माइनस ई ए बटा आर टी, और यहां बचेगा ln e। अब देखो जी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ln के बराबर, मैं इसे एक काम करता हूं, ln ए को, ये प्लस का है ना, इसको बाद में लिख लेंगे, पहले ये लिख लेते हैं, प्लस माइनस क्या, माइनस ई ए बटा आर टी। देखिए पहले ये लिख रहे हैं प्लस माइनस माइनस, क्यों लिख रहे हैं बता दूंगा, प्लस माइनस माइनस ई ए बटा आर टी, और ln ई होता है ना, ln ई, इसकी वैल्यू 1 होती है सर। तो ये बन गया अपने पास, और आगे लिख देते हैं प्लस ln ए। ये समीकरण हमें प्राप्त हो गई जी, ln के बराबर माइनस ई ए बटा आर टी प्लस ln ए। ध्यान से देखना, आरएनएस नियम आलेख द्वारा गणना कर रहे हैं। समीकरण ये थी जी, दोनों तरफ ln यानी लघुगणक किया, तो हमें बन गया ln के ln ए, यहां ln रखा, ln ए गुना e की पावर माइनस ई आर टी, ए गुना ई यानी x गुना वाई को हो जाएगा x प्लस वाई, तो हमने कर दिया ln ए ln ई की पावर माइनस ई आर टी, पावर आ जाती है सामने, तो ये बन गया प्लस माइनस माइनस ई ए बटा आर टी ln ई प्लस ln ए, ln ई की वैल्यू होती है 1, तो ये बचा माइनस ई ए बटा आर टी प्लस ln ए। इसको इस तरह से इसलिए लिखा कि इसकी कल्पना अपन तुलना कर देंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी से, पहले कर चुके हैं शून्य कोटि में, द्वितीय कोटि में ये पढ़े थे अपन ने। देखो जी इससे क्या होगा कि x अक्ष पर तो क्या रखें, अब सुनना, ये तो सब निश्चित चीजें हैं, नियतांक है,
m की वैल्यू तो है माइनस ई ए बटा आर, और ये जो अक्ष है ना वो है 1/t। देखो 1 है, यहां पर कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, 1/t। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये जो अपन ग्राफ बनाने जा रहे हैं, वो ग्राफ, ओ भाई, वो ग्राफ एक्चुअल में अक्ष पे क्या लिखे जी, अक्ष पे लिखे 1/t, वाई अक्ष पर क्या लिखे ln के, इनके मध्य का ग्राफ है जी। स्टार्ट कहां से करें, ln a से, तो ये मान लेते हैं ln a, और इसमें m बराबर क्या आ रहा है जी, m बराबर माइनस आ रहा है, माइनस ई ए बटा आर, और माइनस का मतलब होता है ढलान वाला ग्राफ, पढ़ा है अपन ने, ये ग्राफ बन जाएगा। हम लिख देंगे m बराबर, ये आलेख हो गया जी। आलेख द्वारा भी हम गणना कर सकते हैं ln के वेग स्थिरांक, वेग की, वेग नियतांक की। आलेख से न करके अपन गणना द्वारा अगर ज्ञात करना चाहे, गणना द्वारा, वो कैसे करे सुनना। अपने पास समीकरण क्या है जी, अपने पास समीकरण थी, आर्यनीय समीकरण थी, k बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी। थोड़ा दोबारा बता देता हूं, दोनों तरफ लघु गुणा करना है जी। चलो कर लेते, ln के बराबर ln ए, सॉरी हाँ, e की पावर माइनस ई ए बटा आर टी, ये वो आ गया एक्स गुणा वाई वाला, तो ln के बराबर बन गया ln ए प्लस ln ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी। अब ठीक पहले पढ़ा है, घात सामने आ जाएगी, ln के बराबर, इसको मैं पहले ले लेता हूं पहले की तरह, माइनस ई ए बटा आर टी प्लस ln ए। ये समीकरण अपने प्राप्त कर ली थी ग्राफ में पीछे। अब आगे ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं, माना ताप T1 पर वेग नियतांक K1 है, तो कि जब टेम्परेचर स्टार्टिंग में उसको मान लिया T1, टेम्परेचर जो स्टार्टिंग में उसको क्या मान लिया T1, उस समय जो वेग नियतांक है उसको मान लिया K1। तो ये फॉर्मूला क्या लिखे, तो ये कह रहा है, ये फॉर्मूला लिखेंगे ln K1 बराबर माइनस ई ए बटा आर T1 प्लस ln ए। ये लो जी, केवल K और T में परिवर्तन कर रहे हैं अपन, कि टेम्परेचर T1 है तो वेग नियतांक K1 है। अब कह रहे हैं ताप जब T2 हो जाता है तो फिर वेग नियतांक हो जाएगा K2। तब ये समीकरण हो जाएगी ln K2 बराबर माइनस ई ए बटा आर टी 2 प्लस ln ए। यह है जी समीकरण 2, कि जब वेग नियतांक K1 है तो तापमान T1 है, वेग नियतांक K2 है तो तापमान T2 है, यानी T1 ताप पर K1 और T2 ताप पर K2। अब कह रहा है समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, घटाने का तरीका क्या होता है जी, बराबर के लेफ्ट साइड वालों को इधर घटा लो, बराबर के राइट साइड वालों को उधर घटा लो। चलो जी, देखो, तो 2 में से ये घटाना है तो इसमें से ये घटाना है, तो लिखेंगे ये ln K2 माइनस, अब ये घटा दो, ln K1 बराबर, अब ये लिख लेते हैं जी, माइनस ई ए बटा आर टी 2 प्लस ln ए। ठीक है जी, इसमें से घटाना है ये,
इसमें से घटाना है, ये माइनस ई ए बटा आर टी टू प्लस, अरे अरे ऊपर 1 है ना, ये तो है माइनस ई ए बटा आर टी वन, वो तो यहां ले लिया अपन ने, एल एन ए। अब अपन एक काम करते हैं जी, चलो इसको पहले माइनस को उठा लेते हैं, ये बन गया माइनस ई ए बटा आर टी टू प्लस एल एन ए। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई ए बटा आर टी वन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए। अब जो समान है उनको काट दो जी, यहां तो ये लिख देता हूं मैं, देखो एल एन प्लस एल एन ए से माइनस एल एन ए काट दिया जी, प्लस एल एन ए से माइनस एल एन ए काट दिया, इनको मत काट देना, यहां T2 है यहां T1 है, ध्यान रखना थोड़ा। अब इस समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं जी, देखो यहां क्या बचा, पहले चीजें लिख लेते हैं, एल एन के टू माइनस एल एन के वन, एल एन के टू माइनस एल एन के वन बराबर बचा, वो एज इट इज लिख लेते हैं अपन, देखो माइनस ई ए बटा आर टी टू, यहां बचा माइनस ई ए बटा आर टी टू, और यहां बचा प्लस ई ए बटा आर टी वन, माइनस ई ए बटा आर टी टू प्लस ई ए बटा आर टी वन, यही बचा क्या, देखो माइनस ई ए बटा आर टी टू प्लस ई ए बटा आर टी वन, ठीक है जी। अब देखो एक फॉर्मूला होता है एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, इसको लिख सकते हैं एल एन एक्स बटा वाई, लोग के फॉर्मूले हैं, ये याद रखना पड़ेगा। चलो जी, तो यहां लिख देते हैं एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, एक्स बटा वाई होता है ना, तो एल एन के टू माइनस एल एन के वन हो जाएगा एल एन के टू बटा एल के वन, ये एल एन के टू बटा के वन, ठीक है जी, बराबर। एक काम करते हैं, इस प्लस वाली राशि को पहले लिखते हैं, माइनस वाली को बाद में। देखो दो प्लस सॉरी जैसे अपन ने लिखा 2 माइनस 1, ये कितना होता है जी, 1। अपन 1 माइनस 2 तो नहीं लिख सकते, इसके आगे कोई चीज नहीं है तो क्या मान ले, प्लस, यानी एक्चुअल में अपन ने लिखा है प्लस 2 माइनस 1 बराबर प्लस 1, ऐसा ही ना। अगर मैं इसको इधर लिखना चाहूं तो माइनस 7 लाना पड़ेगा, माइनस 1 प्लस 2, ये भी तो प्लस 1 है, तो इधर फर्क नहीं पड़ता, चिन्ह के साथ बदल ले, तो चलो बदल लेते हैं, इसको मैं इधर लिख देता हूं ई ए बटा आर टी वन माइनस ई ए बटा आर टी टू। अब इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, ई ए बटा आर, इधर क्या बच जाएगा 1 बटा टी वन माइनस, हाँ जी 1 बटा टी वन माइनस 1 बटा टी टू, इधर बचा है जी एल एन के टू बटा के वन। अब सोल्व करना चाहो तो कर लो, वरना यही रहने दो, आगे मान रख के सोल्व कर देना, और सोल्व करो तो कर लेते हैं। चलो ई ए बटा आर, इन दोनों का लघुत्तम यही आ जाएगा T1 T2, इसका भाग T1 तो इधर तो बच गया, T2 इधर बच गया T1, ये लो जी एल एन के टू बटा के वन, ये समीकरण आ गई। अब कई बार न्यूमेरिकल में अपन एल एन को लोग में बदल लेते हैं, तो रूल होता है जी एल एन के बेस ई को लोग 10 में बदलते हैं, तो 2.303 से गुना करते हैं, पीछे भी पढ़ा था अपन ने। तो इस फॉर्मूले को कन्वर्ट अगर करना चाहें तो लिख सकते हैं 2.303 log 10 के टू बटा के वन, और आगे वो सेम रह जाएगा ई ए बटा आर और T2 माइनस T1 बटा T1 T2, ये लो जी। अब अगर हमें ये मान निकालना है तो पक्षांतरण कर दो सर, लोग के टू बटा के वन गुणा में भाग में चला जाएगा,
ई ए बटा 2.303 आर T2 माइनस T1 बटा T1 T2। ये समीकरण याद रखना जी, ये समीकरण याद रखना। कई बार इस पे न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं जी। जैसे यहां पर K2 K1 क्या है, वेग नियतांक, E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है, 8.314 गैस नियतांक, T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर जी। तो यही चीज है, सेम चीज है सर, यही फॉर्मूला अपने प्राप्त किया। देखो जी, यह समीकरण सक्रिय ऊर्जा व वेग स्थिरांक में संबंध बताती है। वेग स्थिरांक व सक्रिय ऊर्जा में संबंध बताती है। K1 K2 और T1 T2 का संबंध बताती है जी। आगे देखो, एक इस पे सवाल भी दे रखा है जी, देख लो कि एक अभिक्रिया का ताप 298 केल्विन से 308 केल्विन कर दिया। यानी जाहिर सी बात है, इसमें दो टेम्परेचर दिए हुए हैं। एक टेम्परेचर को मान लेते हैं T1, एक टेम्परेचर को क्या मान ले जी, दिख नहीं रहा क्या, लाल कर लेते हैं इस कलर मार्कर के मान को। ये लो जी, देखो इसका मान कर दिया T1, ये हो गया T2। उसका वेग स्थिरांक 2 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी तो ज्ञात करनी है, और वेग स्थिरांक दुगुना होने का क्या मतलब है, अगर वेग स्थिरांक पहले K1 था, पहले कितना था K1, पहले मान लेते हैं K1, तो बाद में कितना हो जाएगा, दो गुना क्या होता है 2K1। यानी K2 का मान तो है 2K1 और K1 का मान मान लेते हैं K1। T1 और T2 के मान दे रखे हैं, फॉर्मूला अपने अभी भी जनरेट किया था ये। तो देखो लोग K2 की वैल्यू कितनी है, दुगुनी K1 से, तो 2K1 बटा K1, K1 से K1 कट जाएगा, बचेगा क्या, log 2। और उधर E 2.303 8.314 वैल्यूज रखी हुई है और कुछ नहीं है जी। और पक्षांतरण करके E ज्ञात कर लिया जी। सेम एक सवाल और दे रखा है, 581 केल्विन ताप पर अभिक्रिया, ये जो सामने अभिक्रिया दे रखी है, इसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान यानी E का मान दे रखा है। उस अंश की गणना कीजिए जिसकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर होगी या उससे अधिक होगी। अक्स की वैल्यू निकालनी है, और अक्स बराबर होता है E की पावर माइनस E बटा RT। तो वैल्यूज रख दी गई है सर। अब कुछ न्यूमेरिकल और है सर, देखो देखो जी, एक प्रथम कोटि की विक्रिया है। अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता 50 मिनट में 0.50 मोल पर लीटर से घटकर 0.25 मोल पर लीटर रह जाती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताइए। 0.50 थी, यानी समझना चीजों को। R0 की वैल्यू दे रखी है 0.50 और RT की वैल्यू दे रखी है 0.25। क्या फर्क आया जी, आधी रह गई ना मात्रा, और आधी मात्रा कब रहती है, T½ पर। अर्धायुकाल पढ़ा हुआ है अपना, डायरेक्ट नहीं बोला इसने अर्धायुकाल दिया हुआ है। इसने विकारकों की सांद्रता से हिंट दिया हमें कि ये जो तुम्हारा 60-50 मिनट देर का है ना, ये T½ की वैल्यू है सर, T½ की वैल्यू है। कैसे पता चला कि अभिकारकों की सांद्रता 0.50 से 0.25 हो गई, आधी हो गई। और अर्धायुकाल का यही तो सूत्र था, यही तो परिभाषा थी कि वह समय जिसमें अभिकारकों की आधी सांद्रता बचती है। तो आधी तो बच रही है, पहले 0.50 थी, 0.25, तो T½ का मान देर का है और प्रथम कोटि की विक्रिया है। तो फॉर्मूला हमें पता है, T½ बराबर 0.693 K। इसका मतलब हमारे पास T½ तो है, K ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक। तो पक्षांतरण किया, K बराबर 0.693 T½ ये भाग दिया। ये जो वैल्यू आई, मात्रक का ध्यान रखना, मिनट को मिनट में रख सकते हो आप, सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है।
पर ध्यान ये रखना होगा कि जहां भी टाइम यूनिट में आता है तो वो यूनिट वो ही लगानी है। अगर मिनट में अपन ने लिया है तो फिर यहाँ यूनिट देखो मिनट इनवर्स लग गया, सेकंड में कन्वर्ट करते तो सेकंड इनवर्स लग जाता। ठीक है जी। अब है जी संघट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी बोलते हैं। सिंपल सा है, बहुत बार इस पे बात भी कर चुके हैं अपन। चलो देखो सुनो जी कि संघर्ष सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी क्या है कि अभिकारक के अणु आपस में टक्कर करते हैं जी, और टक्कर करने से उत्पाद बनते हैं। ये कह रहा है, ये सिद्धांत दिया है मैक्स ट्राउट और विलियम लुइस ने। कौन सा? संघर्ष सिद्धांत, मैक्स ट्राउट और विलियम लुइस ने। यह सिद्धांत के अनुसार अभिकारक के जो अणु हैं उनको माना गया है ठोस गोले। इन गोलों के परस्पर टक्कर के कारण अभिक्रिया होगी सर, और प्रभावी टक्कर आवश्यक है। पढ़ चुके हैं अपन इस बारे में। हर टक्कर प्रभावी नहीं है, केवल उन्हीं टक्कर को प्रभावी माना जाएगा जिनके बाद अभिकारक सक्रियण ऊर्जा ग्रहण करके प्रोडक्ट में बदल जाएगा मध्यवर्ती बनके। इस सिद्धांत के अनुसार टक्कर करने वाले अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। पर्याप्त ऊर्जा क्या? सक्रियण ऊर्जा होनी चाहिए। टक्कर करते समय अभिकारक अणु का उचित अभिविन्यास भी होना चाहिए, यानी हर किसी एंगल से टकराएंगे तो उत्पाद नहीं बनेगा। हर किसी एंगल से उत्पाद नहीं बनेगा। उत्पाद के लिए एक फिक्स दिशा में अभिविन्यास में टक्कर होना जरूरी है। प्रभावी टक्कर होने के बाद अभिकारक अणु किसमें बदल जाएंगे? उत्पाद में, और ऐसे अणु कहलाते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल, सक्रिय अणु। अब एक सुनना, अगला टॉपिक है अपना संघट आवर्ती। इंपॉर्टेंट भी है, कई बार छोटे प्रश्नों में 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है। क्या है संघट आवर्ती? देखो देखो सर, संघट आवर्ती में अपन कह रहे हैं किसी अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में, यानी किसी पात्र में अपन ने अभिक्रिया मिश्रण ले रखा है, अभिकारक ले रखे हैं, उसके एक निश्चित आयतन में, इकाई आयतन में हर सेकंड प्रति सेकंड होने वाले संघट की संख्या संघट आवर्ती कहलाती है। टक्कर की संख्या, प्रभावी टक्कर की संख्या संघट आवर्ती कहलाती है। अभिक्रिया वेग पर संघट आवर्ती के साथ साथ सक्रियण ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ता है कि अभिक्रिया वेग इस चीज पर भी डिपेंड करेगी कि सक्रियण ऊर्जा है कि नहीं है। कणों में अगर सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा है तो आसानी से प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि वो टक्कर है उसकी आवर्ती क्या है। तो जैसे एक अभिक्रिया है A+B अभिकारक है, उत्पाद में बदल रहे हैं। द्वि अणु का अभिक्रिया है क्योंकि 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसके लिए वेग होता है ZAB e की पावर -EA/RT। ये अपन पढ़े हुए था ना पहले, K बराबर A e की पावर -EA/RT, आर्यनीय समीकरण। उसी में एक नई राशि जोड़ के बना दिया गया है ZAB, बाकी e की पावर -EA/RT तो पहले ही था। ZAB क्या है? A और B के बीच की संघट आवर्ती। और संघट आवर्ती क्या है कि किसी विक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड, हर सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या। और वेग स्थिरांक हो गया के, E हो गई सक्रियण ऊर्जा, और R हो गया गैस नियतांक, T हो गया तापमान। जटिल अणु में यह मान्य नहीं है क्योंकि जटिल अणुओं में सभी टक्कर प्रभावी नहीं होती। जटिल अणु यानी जिनकी स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़े बड़े अणु है, अप्रभावी टक्कर से उत्पाद नहीं बनता। इसलिए उपरोक्त समीकरण में एक नई राशि डाल दी गई है सिग्मा, और इसको बोलते हैं प्रायिकता गुणांक। इन टक्कर होने की प्रायिकता, ये ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा, ये कम होगी तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा जी। त्रिविम कारक भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, तो बधाई हो, आपका ये पार्ट पूरा हो चुका है। मैं एक वीडियो इस पार्ट के लिए और लेकर आऊंगा जिसमें कुछ न्यूमेरिकल पर अपन बात करेंगे।
अंकित प्रश्न करेंगे अच्छे अच्छे, जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, जो कंपटीशन में आ सकते हैं। बाकी वैसे वैल्यूज रखना, डेरिवेशन प्राप्त करना, ग्राफ बनाना, ये सब अपन ने बड़े आराम से इत्मीनान से पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, इधर उधर की बातों पर ध्यान न देते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, नोट्स बनाते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले न्यूमेरिकल और नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।